अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 22 के चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत के साथ शुरू कर दी। आज बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी और 7 सह चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया और इसमें काफ़ी दिग्गज और बड़े नेता हैं। किसकी क्या तैयारी है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, अब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त उत्तर प्रदेश में बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी व्यापक तैयारियों में लगे हुए हैं। मसला मेरे पीछे जो विधानसभा दिख रही है सिर्फ इसका है। आपने देखा होगा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और सवाल पूछे जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। बीजेपी ने आज अपने चुनाव प्रभारी और उनके साथ 7 सह चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि दिग्गज नेताओं की फौज है जो उत्तर प्रदेश में बड़े मुकाबले के लिए एक बड़ी सेना के साथ तैयारी में आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे और इसके पहले के भी चुनावों में धर्मेंद्र प्रधान की उत्तर प्रदेश में भूमिका रहती थी। उत्तर प्रदेश उनके लिए काफ़ी कुछ जाना और पहचाना हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम इस सूची में अनुराग सिंह ठाकुर का है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ब्लू आइड बॉय हैं और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के एक तरह से प्रवक्ता भी हैं सरकार के। उनकी भूमिका को भी काफ़ी महत्वपूर्ण तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। तो बीजेपी ने 7 चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं और इसके अलावा 6 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटकर उसके संगठन के प्रभारियों की अलग घोषणा की है। बताया जा रहा है कि अमित शाह भी अगले हफ्ते 10 दिन में उत्तर प्रदेश में कैंप करेंगे और वो फिर नियमित रूप से उत्तर प्रदेश में आते जाते भी रहेंगे। चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग और सुपरविजन गृह मंत्री अमित शाह खुद करेंगे। चूंकि 17 का चुनाव उन्होंने खुद लड़ा और खुद जितवाया था, लिहाजा उनसे ज़्यादा अनुभवी बीजेपी के पास कोई नहीं है जो उत्तर प्रदेश जैसी है खतरनाक और बहुत तेज गुगली वाली पिच पर बीजेपी को चुनाव लड़ाए। आज एक और डेवलपमेंट हुआ। बीजेपी उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो आगरा की बीजेपी की नेता रहीं, उनको उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया था। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर के पद से बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा के बाद अब वो वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं आगरा के आसपास। यानी आज ये सब बताने के पीछे तात्पर्य ये है कि बीजेपी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। अपनी सेनाओं के कौन किस मोर्चे पे कौन रहेगा सबकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश में वो एक गंभीर मुकाबले के लिए तैयार हैं। क्या यही वो टीम है जिसके साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में जाना चाहती है? जवाब है हाँ, यही वो टीम है और इस टीम का नेतृत्व चुनाव लड़ाने वालों में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के प्रारंभ तीसरे सप्ताह से उत्तर प्रदेश के नियमित दौरे पर आने वाले हैं और इस महीने उनका 2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा रहेगा। अलीगढ़ के बाद वो 26 तारीख को लखनऊ में भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यानी बीजेपी ने अपनी ओवरऑल प्लानिंग करके अपने इक्वेशंस फिट कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी की ये टीम उत्तर प्रदेश में उनको सत्ता में वापसी दिला पाएगी? जवाब इसका जनता देगी। क्या बीजेपी के लिए 2017 जैसे माहौल है? जवाब है नहीं। तो फिर बीजेपी विपक्ष का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कैसे करेगी? 2017 से 2022 तक गोमती में बहुत पानी बह चुका है। लखनऊ वो वाला लखनऊ नहीं रहा जो पहले 2017 में था। गंगा और यमुना में भी बहुत पानी बह चुका है। अब वो वैसी नहीं रही जैसी थी और वहाँ भी बहुत पानी बह चुका है। उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश बीजेपी को कितना सूट करेगा और बीजेपी किस एजेंडे और किस उद्देश्य के तहत और क्या रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 5 साल की इस गवर्नमेंट को बीजेपी को जवाब भी देना है जनता को 5 सालों के अपने कार्यकाल का, 5 साल पहले जनता से किए गए वायदे का, विपक्ष के आक्रामक हमले का और उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच के तालमेल के अभाव के दुष्परिणाम भी बीजेपी को झेलने हैं। गुटबाजी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में खूब है। सत्ता का रोग जो दूसरों को लगा है वो बीजेपी में भी लगा है। कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक के गंभीर आरोप
सरकार पर हैं, इनका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 2017 का माहौल था वैसा माहौल नहीं है। 2017 में जिन मायावती को कमज़ोर माना जाता था वो मायावती अब कमज़ोर भी नहीं है। प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और जो लार्जेस्ट अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, ये 2017 की तरह बिखरा हुआ नहीं है। 2017 में समाजवादी पार्टी बिखरी हुई थी, पार्टी में गुटबाजी थी, परिवार में लड़ाई थी, सरकार की कार्यशैली पर सवाल थे। लेकिन वो समाजवादी पार्टी अब एकजुट है, इकट्ठी है और लड़ रही है। एक और फैक्टर कांग्रेस का भी है। कांग्रेस को जो लोग ये मान रहे हैं कि खत्म है, दरअसल उन्हें विचार करना चाहिए। कांग्रेस अपना ग्राउंड पे भले न दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिए हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए, कांग्रेस ने न्याय पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने संगठन को खड़ा करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब ये अलग बात है कि वोटों में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, ये एक राजनीतिक सवाल हो सकता है। उसी तरह आम आदमी पार्टी है। महज 1 साल के भीतर इस पार्टी ने चमत्कारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई हैं। ये वोटों में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, सीटों में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में जमाई है। बीजेपी के साथ साथ उनके अनुसांगिक संगठन या फिर उनके अलाइज, जिसमें निषाद पार्टी भी है, अपना दल भी है, समाजवादी पार्टी और उनके अलाइज जिसमें महान दल भी हैं, और आरएलडी जैसे बड़ा पार्टी भी है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। तो आज मैं ये बताने का मेरा उद्देश्य है कि मामला आसान किसी के लिए नहीं। ये युद्ध का मैदान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी चूक आपको जिंदगी भर का गम दे सकती है, लिहाजा आसानी इस बार किसी के लिए नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट चाहे जो बताएं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर वो लोग जानते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। इसलिए आज आप पहले उनकी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक तरीका है, उसी भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग स्टाइल के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के स्तर पर प्रभारियों की एक टीम नियुक्त की गई है और उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, और जितने ताकत लगाने हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ ताकत लगा ले। यहाँ का किसान बैठा है उनसे पूछने कि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी बताई गन्नवा के पैसा कहिया मिली, गन्नवा के दाम कहिया बढ़ी। ए मंत्री जी बताई ना कि हमनी के स्वास्थ्य व्यवस्था कहिया ठीक हुई। ये पूछने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता धर्मेंद्र प्रधान को पहचानती नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान को न देखा है न समझा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आई है तो समाजवादी पार्टी उस चुनौती को स्वीकार करती है और डटकर हम उसका मुकाबला करेंगे। तो मामला बहुत ही दिलचस्प है और ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। सेनाएं तैयार हैं, लेकिन बहनों भाइयों, कल की डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इस बार सेनाएं तैयार हैं लेकिन मुद्दे गायब हैं। ये राजनीतिक दल आपको आपके वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाएंगे, लेकिन हमारा और आपका फर्ज है कि इन्हें मुद्दों पर खींच कर लाना है। जन सरोकार से मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होना चाहिए। हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए। तो आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएसपी के, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक साहब दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं और बहुत ही उत्तर प्रदेश के मामले में काफ़ी रुचि रखते हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी पांडे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग सिंह ठाकुर, एक लंबी चौड़ी आपने अपने सेनापतियों की फौज तैयार कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जनता के सवालों का जवाब कब दीजिएगा? लोग इन सेनापतियों से सवाल नहीं करेंगे,
सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की नेतृत्व में चल रही सरकार से। जवाब जनता को देना है, सेनापतियों को नहीं। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार जवाब दे चुका है। देखिए 14 में मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी, उसके बाद एक प्रदेश की जनता ने एक जवाब 2017 में दिया विधानसभा चुनाव में, जहां की 3/4 से ज़्यादा सीटें हमको दिया और 40% वोट दिया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस दूसरा जवाब 2019 में आया, जब सपा बसपा साथ मिल के लड़े, उसके बावजूद लगभग आधे वोट हमें मिले और 3/4 से ज़्यादा सीटें मिली। और निश्चित रूप से इस बार तो बिखरा हुआ विपक्ष है, हमारी सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में बढ़ेगी, वोट भी हमारे बढ़ेंगे, लोकसभा में लगभग 50% पर वोट हमें आपकी वो मिलेगा। न तो मुझे लहर दिख रही है, ना उस तरह के मसले दिख रहे हैं, न उतना उत्साह दिख रहा है बीजेपी के भीतर। आपको दिख रहा है? नहीं, हम लोग तो जमीन में हैं। मैं खुद ही विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मैं तो जनता में जा रहा हूं और जनता अधिकांशतः सरकार के परफॉर्मेंस संतुष्ट है, सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट है। या आप कहाँ जाते हैं जो आपको इतने संतुष्ट लोग मिल जाते हैं? मैं इसमें लखनऊ पूर्व विधानसभा में ही रह रहा हूँ, उसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। तो मैं मतलब तो आप जिनसे संतुष्ट मेरी लोगों बात के हो बीच ही रही जाते है हैं। और हमारे कभी जनता के बीच जाइए पांडे जी। जी हाँ मिश्रा जी, क्या कर रहे थे? मैंने कहा कभी जनता के बीच जाइए, आप तो जनता के हमेशा बीच ही में जाता संतुष्ट हूं। कार्यकर्ताओं के बीच ही मैं रहते सुबह हैं। से शाम तक आपके चैनल पर आने के पहले जनता के बीच में, सुबह मैं 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक मैं जनता के बीच में ही तो था। संपूर्ण राम राज्य है और जनता खुशहाल है? नहीं, जनता देखिए खुशहाल तो पूर्ण रूप से कभी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता को ये मालूम है कि जो पिछली 2 सरकारें थे जी, उनके तुलना में बहुत अच्छा शासन चल रहा है, बहुत अच्छी सरकार दे रही है। योगी जी मतलब आपने अपने पैरामीटर ही दिन 2 को बना रखा है सपा बसपा को। नहीं, देखिए किसी भी राज्य में पैरामीटर तो कंपैरेटिव होते हैं। हाँ। चुनाव भी कंपैरेटिव होता है। ओके। अगर पैरामीटर कंपैरेटिव नहीं होते तो कभी भी किसी समय 40% वोट पा करके हमें पूर्ण बहुमत सरकार केंद्र में बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 40% वोट पर 3/4 बहुमत हमें मिला था। एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटिएगा, गुटबाजी से कैसे निपटिएगा, सरकार और संगठन में तालमेल के अभाव से कैसे निपटिएगा, कार्यकर्ताओं की ग्राउंड लेवल पे नाराजगी है उससे कैसे निपटिएगा? देखिए पिछली बार से हम लोग 2017 के बाद 19 के चुनाव लड़ चुके हैं, उस समय भी यही चीजें कही जा रही थी, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले भी निपटा है, आगे भी निपटेंगे और इस चुनाव में पिछली बार की तुलना से ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, इनका न तो कोई तालमेल है न इशू है और जनता इनको जानती है। ऑलराइट, मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जब से इन्होंने सुना है कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी और 7 सह चुनाव प्रभारी और 6 प्रांतों के इन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, तब से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। जूही सिंह जी, आप मुझे कुछ आज बेचैन और परेशान दिख रही हैं जब से ऐलान हुआ है इनके सेनापतियों का। आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, प्रभारी हैं, तो जनता को जरूर बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों लगातार उनके कार्यकाल में बढ़ रही थी। अब नए मंत्री हैं जिनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं कि गैस सिलेंडर के दाम क्यों 1000 हो गए। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वैसे भी नहीं मिलता उसकी घोषणा हुई है। 10 वर्षों में सबसे कम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है और गेहूं की फसल के लिए बस 2% बढ़ोतरी और महंगाई की बढ़ोतरी 6% से अधिक। और ये बता रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। तो मुद्दे कहाँ गए? कोरोना काल में आपकी दुर्व्यवस्था, फिरोजाबाद में बच्चों की मौत। ब्रिजेश जी, आपने कुछ दिखाया है, कल 2 बच्चे सीतापुर में उनका जीवन खत्म हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं है जनता को। पर ये तो बता रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता बहुत संतुष्ट है। हमारे पांडे जी जहां जहां जाते हैं वहां मतलब अच्छे लोग उनको मिलते हैं और बढ़िया फीडबैक देते हैं। आप लग रहा है गलत जगह जाती हैं। ये ब्रिजेश जी जो फोटो खिंचाने जाते हैं ना कुछ मंत्री लोग, महेंद्र सिंह जी वगैरह, गोमती में के पास, और कहते हैं कि बिल्कुल साफ हो जाएगी आशुतोष टंडन के साथ, वहीं जाते होंगे ये, क्योंकि गोमती तो आज तक साफ हुई नहीं। वही करा देते पांडे जी। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, 1 मेगावाट बिजली का आपका उत्पादन नहीं हुआ। बचराहों में एक पॉलिटेक्निक बनी पड़ी है 4.5 साल। पांडे जी बीच में ना बोलिए, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। कौन सी आपने सड़क बनाई? जी कंप्लीट करें मैडम। गड्ढे आज तक भरे नहीं, बाकी केवल जी तो बहुत मुद्दे बहुत हैं ब्रिजेश जी, और हम सब जमीन तो आप घबराए नहीं है इतनी भारी भरकम फौज फाटा देख के? आपके मन में कोई चिंता नहीं है मैडम? नहीं ब्रिजेश जी,
ब्रिजेश जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन लोगों को भी भेजा गया है केंद्र में मंत्री ने, तो केंद्र में तो अब 7.5 साल हो जाएंगे ना, तो उनकी तुलना भी की जाएगी कि उन्होंने कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की, और वर्तमान सरकार की योजनाएं तो हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार अदृश्य हैं और केवल चुनाव प्रचार में ये व्यस्त हैं, तो वो सब बातें की जाएंगी। और मैं एम एच खान साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, कारण क्या है भाई? जब से क्या ये बीजेपी ने अपने प्रभारी घोषित किए, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं मुझे। मैं तो हंस रहा हूँ, कहाँ हवाइयाँ उड़ी नहीं साहब। अच्छा, नहीं मुझे लगा ऐसा प्रतीत हुआ। ये तो आप हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। देखिए, प्रधान जी आए चाहे मुख्य प्रधान जी आए, एक आदमी उसमें आ रहा है जो उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेगा गोली मारो सालों को। ये वो कहने वाला व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इस जनता को गोली मारो सालों को कहेगा ये आदमी, वो भी यहाँ आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि संगठन में आप ले आइए, जिसको चाहे ले आइए, बताइए, बैठाइए। गन्ना किसानों का दाम क्यों नहीं बढ़ाया भाई? गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं किया? 18,000 करोड़ रुपया बाकी है गन्ना किसानों का। आपको किसानों से क्या मतलब? आपको तो सिर्फ इस समय पंडित दिख रहे हैं। आपको किसानों से क्या मतलब है? आपके सामने तो सिर्फ पंडित दिख रहे हैं इस समय। ब्रजेश जी, ये मैं बता दूं, मैं आंकड़े लेके बैठा हूं आप गन्ना किसानों का। देखिए, बता दूं मैं आपको। देखिए, ये 2007-8 होशियार हो गए प्रवक्ता, सवाल कुछ करो, जवाब वही देंगे जो पार्टी से मिला है इनको। आज इनको एजेंडा मिला होगा कि जाना भारत समाचार में सिर्फ यही बोलना। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं इस तरह की अनर्गल बातों में नहीं जाता। मैं कहाँ कह रहा हूँ खान साहब, कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं? आप भी अपनी गाड़ी में तेल डलवाते हैं जी। नहीं तो देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कितनी बड़ी फौज लेके जाएं। और पांडे जी कह रहे हैं पूर्वी उत्तर विधानसभा में घूमता हूं, पूर्वी विधानसभा में भी रहता हूं, हमसे कोई तो टकराहट नहीं हुई, हम भी घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। आपको कैसे लोग मिलते हैं जो इनको नहीं मिलते हैं? हमारे घर के सामने पार्क है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। सवाल इस बात का है, जनता सवाल पूछेगी कि भाई जो हम तेल डलवाते थे अपने ट्रैक्टर में डलवाते थे, वो इतना दाम क्यों बढ़ गया है? महंगाई क्यों इतने चरम सीमा पहुंच गई है? इसका जवाब देना पड़ेगा इनके मंत्रियों को। और मंत्री जो जाएंगे, तो अभी देखा था आपने उत्तर प्रदेश में तो कितने विधायकों का कपड़ा फट गया, निकल नहीं पा रहे थे। इनकी नींद उड़ी हुई है। ये जो मुजफ्फरनगर में किसानों की रैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़बड़ाई हुई है कि क्या करें वहां, क्या ना करें। देखिए, 2017 में जो चुनाव हुआ है, उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है। आपकी कौन सी ठेकेदारी है ब्राह्मणों को लेके? कहां भी हमारी ठेकेदारी सबकी है, सब समाज की है। सब जन हिताय, सब जन सुखाय। करोगे पंडित सम्मेलन और कहोगे कि सब समाज साथ है, देना हमारा काम है भाई। आपने वैश्य सम्मेलन किया, आपने ओबीसी सम्मेलन किया, साथ है, हम कह रहे हैं। सारे सम्मेलन आज देखिए, आज पार्टी कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, सारे लोग बैठे थे। आज बैठे, देखिए ना, आप देखते आइए, अपना कैमरामैन को भेज के दिखवा लेते कि हाँ आज बहुजन समाज पार्टी ऑफिस में किसकी मीटिंग चल रही है। सारे लोगों की मीटिंगें हम करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। सब जन हिताय, सब जन सुखाय का हम पालन करते हैं। जब सरकार में आते हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि आप बिखरे हुए हो, आप हार जाओगे। हमारे पांडे जी कह रहे हैं कि आप बिखरे हुए हो, हार जाओगे। यही बात मिश्रा जी, यही बात आपकी हमको पसंद आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वो बहाना नहीं मिल रहा है, तो कह रहा हम तो हारेंगे इसलिए जीतेंगे कि विपक्ष बिखरा हुआ है। सवाल इसका नहीं कर रहे हैं कि महंगाई कहां गई। विपक्ष बिखरा हुआ है, तो विपक्ष 2017 में भी बिखरा हुआ था, तो तुमको बहुमत मिल गई। अब इस साल विपक्ष बिखरा नहीं है, जनता थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। जनता इकट्ठा है। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, थैंक यू डॉक्टर उमा शंकर पांडे। बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रही। देखिए, 3 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की गवर्नर का इस्तीफा कराकर वापस उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया गया। अब वो पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने उनका इस्तीफा करा के गवर्नर बना दिया। अब गवर्नर से वापस उनको कार्यकर्ता बना रहे हैं। अब वो चुनाव में भी जाएंगी तो बेचारी का मतलब मनोबल पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या करने जा रही है?
ब्रजेश जी, कांग्रेस तो कर रही है लगातार विजय सेना का निर्माण पूरी ताकत के साथ। प्रियंका गांधी विजय सेना के सेनापति का तो नाम बताओ भाई साहब, बहुत सुन रहा हूं विजय सेना। मैं तो कह रहा हूं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में ये विजय सेना पूरे 75 जिलों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी है और पूरी ताकत से न्याय पंचायत लेवल तक मुस्तैद हो गई है। दूसरा, ये जो लोग लाए गए हैं, ये असल में जब योगी सरकार की असमय मृत्यु होगी 2022 में, तो ये मातमी धुन बजाने के लिए ये 7 लोगों की बैंड पार्टी भेजी गई है। इसमें कौन कौन लोग हैं आप देखिए। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले 2000 से अपना कोई चुनाव नहीं जीते हैं। सरोज पांडे जो इनके महिला मोर्चा की हैं, वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा से ब्रजेश जी 2014 में जब मोदी की प्रचंड बहुमत थी, 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है, उसमें भाजपा इन्हीं की सीट हारी थी, बाकी 10 जीत गई थी। और वेस्ट बंगाल में तो पूरे भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, फलाने शाह, स्वयं देश के प्रधान सेवक। तो इन गरीब लोगों पे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? ये तो बेचारे आ ही रहे हैं अभी। तो मैं तो आप इनका डीएनए लेके बैठ गए। मैं तो खुद कह रहा हूं ये फ्लॉप गैंग है। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा की राजनीति से गायब हो गए तो उनको यहां पे भेज दिया। और देखिए ब्रजेश जी, बात समझने की, जब जनता इनके साथ नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल में, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में, जैसे गोवा और मणिपुर के चुनाव में, जब जनता इनके साथ है ही नहीं है तो ये किसी को जनता आपके साथ कहां है? आप बताओ ना मुझे। मैं बता रहा हूं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 लोकसभाओं में जनसभा की थी और दिल्ली में उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो अब जनता इनको समझ गई है, जनता इनके साथ नहीं है। महंगाई का मुद्दा है, गन्ना किसानों के 14,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आज भी बकाया है। क्या मोदी जी आएंगे तो उनसे गन्ना किसान नहीं पूछेगा क्या? कोरोना में जिस तरीके से दुर्व्यवस्था में 9 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर मारे गए, क्या वो पीड़ित लोग भाजपा के इन लोगों से जवाब नहीं मांगे क्या? सरोज पांडे, जब हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहां थी सरोज पांडे? ये क्या इनसे जनता जवाब नहीं पूछेगी? और तमाम तरीके के जो लोग लाए गए हैं, ये सारे जनता लोग। आपसे ये पूछना चाहती है कि आपका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? देखिए ब्रजेश जी, ये प्रश्न तो भाजपा के सामने भी था। क्या इन्होंने चेहरा दिखाया केशव मौर्य का कि ओबीसी ओबीसी, तो आप भी किसी और को दिखा के कोई और न दे देना, इसलिए अभी बता दो। मतलब नहीं, आज ही बता दो। कांग्रेस इस तरीके की धोखेबाजी नहीं करेगी। कौन है आपका नेता? कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। आपका नेता कौन है? हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं ब्रजेश जी। जो जनता जिन विधायकों को चुन के भेजेगी, वो विधायक हमारे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताओ। पांडे जी घुमाओ मत, नहीं, अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बताओ। ब्रजेश जी, संविधान प्रियंका कांग्रेस गांधी, पार्टी अजय के लल्लू, नेताओं ने किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ हैं। जो विधायक आएंगे वो अपना नेता तय करेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे जिसको ये लोग तय करेंगे। दीपक मिश्रा मेरे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दीपक जी शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उनके मुद्दे क्या होंगे? क्या मुद्दे वही होंगे जो राजनीतिक दल जबरदस्ती धर्म, जाति, पंथ, मजहब पे लाना चाहते हैं वो होंगे, या जनता के वास्तविक मुद्दों पर चुनाव होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा, बीजेपी जिस प्रकार की तैयारी से आ रही है, क्या विपक्ष के पास भी उतनी क्षमता है इनसे लड़ने की? देखिए ब्रजेश जी, यह दोनों सवाल जनमानस के सवाल हैं जो जनमानस को झंकित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती अपने आवे काबे के बल पर, अपने वाचिक क्षमता के बल पर, और जो अभी वो सेनापति भेजे हैं उनके बल पर, उनकी टीम के बल पे अमूर्त सवालों को खड़ा करेगी। अब जैसे अयोध्या जिसका नाम है, जहाँ कभी युद्ध न हो इसीलिए उसका नाम अयोध्या, उसके नाम पे वह राजनीतिक युद्ध करेगी। रोम रोम में रमने वाले राम के नाम पर वह मंदिर और मूर्तियों की राजनीति करेगी। खैर, लेकिन इस बार भाजपा दोनों सवालों पे घिरेगी। इसलिए घिरेगी कि जिनके बल पर आ रही है वह स्वयं हारे हुए हरिनाम है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में भाजपा को न जिता पाने वाले देवेंद्र प्रधान जी,
अरे अपने भाई, पिता को जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं उनसे कोई नहीं पूछ अभी रहा। सुनिए तो मान्यवर, एक अभी मंत्री सुनिए। बेचारा उड़ीसा अभी- से आ रहा है, अभी आप लोग आगे भी उसके तो पीछे ही सुनिए, पड़ गए। आगे भी तो सुनिए। आप ही की पूर्व पीठिका को ये भाजपा के भेजे हुए ये रत्न साबित करेंगे। अब दूसरा सुनिए, अपने पिता को जो मुख्यमंत्री थे इनके भरोसे बैठ गया, चुनाव हार गए। प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी के मित्र नहीं जीत पाए, तो ये तो उनकी सेना है। अब दूसरा आप आइए, सेना तो पोरस की भी बहुत बड़ी थी। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण की भी सेना बहुत बड़ी थी, दोनों हारे। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, सेनापति एक से एक। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जमीनी काम किया होता तो इनकी आवश्यकता ही क्यों थी। दूसरी बात, अब ये अभी सड़क की बात कर रही थी जूही जी, भाजपा प्रवक्ता मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने और सब जाने कि मुख्यमंत्री से सटी हुई एक गली है, शायद कभी भाजपा प्रवक्ता जी वहाँ नहीं गए होंगे, मुख्यमंत्री जी लोक भवन के आगे नहीं जाते होंगे। वह सड़क पता नहीं चलता कि गड्ढों के बीच में है या गड्ढे सड़क पे अनायास आ गए। एक लड़का गड्ढे में फंस के गिर गया मोटरसाइकिल से, न वहाँ एम्बुलेंस न वहाँ पुलिस। यह मान्यवर वह उस जगह की घटना है जहाँ मुख्यमंत्री से 100 मीटर पीछे और जहाँ इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हैं वहाँ से 200 मीटर। इसी नाते उसको अस्पताल भिजाने के चक्कर में आपके चैनल में आने में देरी हो गई। यानी यह घटना 3 कुव्यवस्था को रेखांकित करती है। पहला, अस्पताल को पहुंचाने वाली एम्बुलेंस जिसके ये गीत गा रहे हैं, नहीं, आधे घंटे से बाद में वह लड़का तड़पता रहा मोटरसाइकिल। दूसरा एम्बुलेंस, तीसरा पुलिस कहाँ है भाई? जब स्मार्ट पुलिसिंग हजरतगंज में नहीं है तो गांव के सुदूर इलाकों में कहां होगा? और तो पांडे जी को क्यों हरा हरा दिख रहा है सर? पांडे अब वो सावन में अंधों को हरा हरा दिखता है, हालांकि पांडे जी सावन के अंधे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके लिए तो सूरदास जी कह के गए हैं, मुंह दो आंख उधव कुछ नहीं, आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं है। जिताने के लिए मोदी जी हैं, जिताने के लिए प्रधान जी है। मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी जहां से निकले हैं, जहां से अटल बिहारी निकले हैं, जहां से कल्याण सिंह निकले हैं, वहां ऐसे प्रभारियों को भेजना भारतीय जनता पार्टी के पुरुषार्थ को लांछित, कलंकित, अवमूल्यित आप और क्यों तिलमिलाए अपमानित हुए करना हैं है। जब से बीजेपी ने अपमानित करना आप है, तिलमिलाए हुए लग रहे हैं मुझे। अरे मान्यवर, अरे भाई, वो किसको अपना सेनापति बनाते हैं, रणनीतिकार अरे हम बनाते लोग हैं? भी जिला जो आप क्यों तिलमिलाए अब हुए हैं? सुनिए ना ब्रजेश जी, हम इसलिए तिलमिलाए हुए कि हमारा तिलमिलाना लाजिम है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को ध्वस्त कर दिया। अभी एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई, श्रीमान, नीति आयोग की रिपोर्ट यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आई जी, उसमें मलिक साहब इंतजार जी 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 तो विश्व स्तर पे एसडीजी के आधार पर भारत 119 देशों से पीछे है। हाँ, अरबपतियों के मामले में वो तीसरे स्थान पर है, जापान को भी पीछे कर दिया। हम लोग उत्तर प्रदेश पे उत्तर फोकस प्रदेश करें। की बात बता रहा हूँ ना मान्यवर, उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है। अब पता नहीं योगी जी कौन सा बोर्ड लगा देते हैं नंबर 1। चलिए, मैं आपको दिल्ली स्टूडियो ले चलता हूं। केपी मलिक साहब, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी रुचि रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आज प्रभारियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, इस लिस्ट को देखकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? दूसरा, उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव का माहौल बन गया है या बनाया जाएगा? और तीसरा, मुद्दे क्या वो होंगे जो राजनीतिक दल चाहते हैं, या मुद्दे वो होंगे जिसके लिए हम और आप जैसे पत्रकार पिछले 4 सालों से सरकारों से लड़ते आए हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से अभी तमाम प्रवक्ताओं ने यहाँ पे अपने अपने व्यू रखे हैं, ये बहुत दूर हैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से। अभी जो रिसेंटली मिश्रा जी ने कहा, दीपक मिश्रा जी ने बात करी है जापान की और वहाँ की, ये कहीं और घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे खेल रही है और ये सब लोग बैक फुट पे खेल रहे हैं। रही बात प्रभारी बनाने की, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी सियासी दल चुनाव से पहले अपने प्रभारी नियुक्त करते हैं और प्रभारी का काम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। प्रभारी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। असली प्रभारियों को पीछे से रिमोट कौन चलाएगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं रखूँगा इस मामले को, प्रभारियों के। दूसरी बात जो आपने कहा है कि जो पिछले 4 सालों से जिन मुद्दों पे हम और आप लड़ रहे हैं, क्या वो चुनाव में कोई अपना प्रभाव दिखा पाएंगे?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुद्दे चुनाव में प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे जो ओम प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, मुझे बड़े भोले इंसान वो लग रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने बड़े भोलेपन में कह दिया कि विपक्ष बिखरा हुआ है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी मलिक साहब, ये कतई भोले नहीं है। पूरा ये बिजली विभाग के बहुत बड़े अफसर रहे हैं, नौकरी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किया और बिजली विभाग के इंजीनियर संघ के ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। ये बहुत घुटे हुए नेता हैं। नहीं, वो इनकी काबिलियत है, लेकिन ये मन के भोले हैं, क्योंकि जो पार्टी में बातें हुई हैं वो इन्होंने यहाँ सार्वजनिक तौर पे चैनल पे कह दी है। इससे इनकी भोलापन झलकता है कि जो विपक्षी दल है उनका बिखराव हमें फायदा देगा। ये कहीं ना कहीं पार्टी में चर्चा हुई है और उसी बात को इन्होंने यहाँ बोल दिया। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े रणनीतिकार छुपाने वाले मुझे नहीं लगते जी। इसके अलावा आपने एक और सवाल मेरे से पूछा कि ये चुनावी माहौल बन गया है या बनाया जा रहा है या बन गया है। ब्रजेश जी, देखिए, चुनाव के मूड में प्रदेश आ चुका है और आपने देखा अभी चंद दिनों पहले मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बहुत बड़ी रैली हुई है, और उस रैली को अगर आप जो है एज ए पत्रकार देखेंगे, उसमें किसानों के मुद्दे या खेती किसानी की बात कम और राजनीतिक बातें ज़्यादा हुई हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश राजनीतिक मूड में आ चुका है, चुनावी मूड में आ चुका है, इसलिए प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रजेश जी, मुजफ्फरनगर की रैली के बाद आपका आकलन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 130 सीटें हैं जो खाटी पश्चिम यूपी की मानी जाती हैं, आपको क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद पश्चिम का माहौल किस प्रकार का है? वैसा जैसा 2017 का था, वैसा जैसा 2019 का, या बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा 2022 चाहता है? नहीं, देखिए, जो पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल रहा है वो तो कतई नहीं रहेगा, उसमें बदलाव है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो किसान जो है बहुत नाराज है, खासकर जो जाट कम्युनिटी इस एरिया में है, जो अपने प्रभुत्व के लिए जानी जाती है, वो खासी नाराज़ भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जाट समाज की नाराज़गी को दूर करने के लिए तमाम हथकंडे आने वाले समय में अपनाएगी। आप उसमें अलीगढ़ और राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र यहाँ कर सकते हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा। दूसरा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, गन्ना किसान है, प्रमुखता से गन्ने किसान पे प्रदेश सरकार जो है महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। मैंने पिछली डिबेट में भी आपको कहा इसका था इम्पैक्ट कि हमें पूरी उम्मीद है कि रिसेंट गन्ने जो के नाराजगी है उसको कुछ दुरुस्त कर सकता है या नहीं करेगा? देखिए, ये जो गन्ने का दाम बढ़ाना, गन्ने का जो लगभग 6,000 करोड़ भुगतान है, उसका भुगतान मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया भुगतान बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरा, आप जानते हैं कि पूरे भारत से महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, उस महंगी बिजली को सस्ती करेगी। तमाम 2-3 चीज़ें इस प्रकार की किसानों के लिए करेगी, तो मुझे लगता है उससे थोड़ी किसानों की नाराज़गी कम होगी और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी। विपक्ष इसको किस प्रकार से काउंटर करेगा वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बात सही है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष को जिस प्रकार से एग्रेसिव होकर सड़क पे या बाहर आना चाहिए वो नहीं आया है, मुझे ये लगता है। और बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, बीजेपी ने अपने सेनापति नियुक्त कर दिए हैं, विपक्ष की क्या तैयारी है और बीजेपी के मुकाबले वो कहाँ पर खड़े हैं? और जो इशूज़ अभी हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने उठाए और मलिक साहब ने भी उठाए हैं, उन मुद्दों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में आज बीजेपी ने प्रभारी घोषित किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। अगर पंजाब को छोड़ दीजिए तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर सरकार वापस लाना उसके लिए चुनौती है। लेकिन इन सब में चारों राज्यों से भी बड़ा उत्तर प्रदेश अकेला है। धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रभारी घोषित कर दिया है, उनके साथ 7 और लोग लगाए गए, कई केंद्रीय मंत्री भी हैं उसमें। संसाधनों की कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास। ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कम है। अब ये कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरेंगे? ये जो ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, जो 6 क्षेत्र हैं, वहाँ के अलग अलग प्रभारी वो भी आए हैं, वो भी कुछ करेंगे। तो अब तो कहा जाए कि युद्ध के मैदान में पूरी सेना उतर चुकी है। ये ब्रिगेड जो है बीजेपी की वो उतार दी गई है। लेकिन अगर आप देखें देश के किसी राज्य में
बार बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी में खाली अगर किसी के पास रहा है तो मोदी के पास रहा है। मोदी गुजरात में लगातार जीते और प्रधानमंत्री के तौर पर जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 35 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। अब यह चमत्कार फिर होगा, और अगर होगा तो किसके नाम पर होगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल अभी बीच में उठे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 5 साल सरकार चला लिया है। जिस कानून व्यवस्था पर, जिस महंगाई पर, जिस गुंडागर्दी पर उसने चुनाव लड़ा था, अब वो एंटी इनकम्बेंसी में आके फंस गई है। अब उसके ऊपर सवाल दागते हैं लोग, महंगाई का, बेरोजगारी का, स्कूल की फीस का और सुरक्षा का, नौकरियों का, युवाओं के भविष्य का डालते हैं लोग, पूछते हैं, जवाब भले ना आए। होता क्या है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय तो नेता घर घर जाकर वोट मांगता है, पैर पकड़ लेता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वो 5 साल आपसे बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश की जनता ये बात महसूस कर रही है। इसको बीजेपी के जो बड़े लीडर आ रहे हैं वो कैसे कम करेंगे, ये उनको देखना है। क्योंकि उपलब्धियों पे आप कह रहे हो चुनाव लड़ेंगे, तो उपलब्धि क्या है कि कल्याण सिंह थे, उनका देहांत हो गया, वो उनके नाम पर ओबीसी वोट था। अब राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसमें। एक्सप्रेस वे बन रहा है, चला नहीं अभी, जल्दी उसका उद्घाटन हो। तो उपलब्धियां कुछ तो जनता को बतानी पड़ेंगी, क्योंकि या तो फिर मोदी की उपलब्धि पे चुनाव लड़ेंगे। तो अगर मोदी ही सहारा है सबका भवसागर पार कराने का, तो फिर ये राज्यों में जो छत्र बने फिरते हैं ये किस काम के। तो ये तो देखिए उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदल गए 4.5 साल में। यूपी में ये कहा गया भाई कि अस्थाई सरकार दी जाएगी। अब अस्थाई सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच एक नई बात ये आई है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नाक में बहुत दम किया है। ये संजय सिंह क्षत्रिय वोटों में, यूथ वोटों में, युवा वर्ग में काफ़ी इन्होंने पैठ बनाई है। तो बीजेपी के सामने 2 नई पार्टियां इस बार के चुनाव में होंगी। एक से तो उसे कोई तकलीफ और खतरा नहीं है, वो है MIM। वो आवे वो खुश होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी से थोड़ा उसको तकलीफ होगी। चूँकि लड़ाई समाजवादी पार्टी से टक्कर होगी, बसपा होगी, कांग्रेस होगी, लेकिन बीजेपी अपनी गोट फिट कर रही है। निषाद को देखिए रोज बुलाते हैं, इतना सम्मान दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया, उनके परिवार में और लोगों को भी सम्मान मिल सकता है। तो अब तो रेवड़ी बांटने का टाइम है, जे जैसे माने उसको वैसे मनाओ। तो ये फार्मूला चलेगा वैसे हम लोगों को जो लगता है, क्योंकि सितंबर में हम लोग हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 90 दिन बाद चुनाव का ऐलान हो जाए, तारीखें आ चुकी होंगी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी अब पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन आप देखिए कि नोटबंदी के घोर विरोध के बावजूद मोदी के नाम पर बीजेपी 2017 में भयंकर बहुमत से सत्ता में आई थी। वो एक वक्त था, वक्त को बड़ा महत्व दिया गया। इसीलिए वो कहा गया है अपने यहाँ शास्त्रों में, एक वक्त ऐसा था कि शाम को राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही थी और सुबह वक्त बदला तो उनको वनवास का ऐलान हो गया। ये इस देश के इतिहास में लिखा है। तो इस देश ने वक्त को पलटते और देखा है। आज बीजेपी सत्ता में है तो उसकी अच्छी बुरी हर चीज़ों को उनको झेलना भी होगा। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था कि एक आदमी के नाम पर किंगफिशर पर बड़े बड़े हवाई जहाज चलते थे। आज उसके पास पासपोर्ट तक नहीं है। ये भी वक्त है। सियासत में बीजेपी 15 साल उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रही। लोग बीजेपी में जाना नहीं चाहते थे, आज लाइन लगी हुई है। सब वक्त वक्त की बात है। जी वीरेंद्र जी। तो कुल मिलाकर ये है
कि वक्त का बड़ा महत्व रहा है। बीजेपी के पास पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है, संसाधन है। अभी मंत्री उसने झोंके हैं, मुख्यमंत्री भी आएंगे, पूरे देश के नेता आएंगे, लेकिन इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि ताज वो किसके सर बांधेगी। अच्छा, बहुत सारे जतन किए जाते हैं, रूठों को मनाया जाएगा, तमाम कोशिशें भी होंगी। हमारे यहाँ कहा गया, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे यहाँ महंगाई कोई असर नहीं है, यूपी में कोई इसका महंगाई नहीं है। यूपी में महंगाई नहीं है कहा। हाँ, तो भाई हो सकता है ना हो सकता है जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उनके लिए ना हो, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता को कहा गया था जनता की सेवा का माध्यम, लेकिन अब सत्ता ही सब कुछ है। इसलिए सरकारें सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे अपनाती हैं, तो कोई चूकेगा नहीं। अब ये जनता तय करे कि किस रणनीति से कैसे उसको बचना है जी। लेकिन ये बात सही है कि जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, और जितना वोट एक तरफा जाएगा उतना बीजेपी को खतरा रहेगा। आज मैं साहित्य नहीं, आज कुछ दोहा सुनाऊंगा, और दोहे भी इसी वक्त के ऊपर हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, और तुलसीदास चंदन घिसाएं तिलक करें रघुवीर। और तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और भीला लूटा गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वाह बीरेन जी, बहुत ऊंची बात आपने कह दी। पांडे जी काफ़ी विचलित भी हो गए ये दोहा सुनने के बाद। भाई ओपी पांडे जी, आप बताइए कि किन मुद्दों के साथ आप 2022 के चुनाव में जा रहे हैं? आपके पास मुद्दे क्या हैं? आपके पास का मतलब भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाने वाली है? आपकी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, उस आपके प्रश्न पर आने से पहले हमारे पुराने मित्रों ने कुछ सवाल उठाए थे, उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। मलिक साहब ने भी कुछ कहा था आपके लिए। मलिक साहब ने भी कहा था, तो मलिक साहब वो आपको भोला भाला बता रहे हैं, कितनी गलत फहमी है उनको। नहीं, अब मलिक साहब ठीक सोच रहे हैं, मैं भोला भाला ही हूँ। तो ये तो मलिक साहब ने कुछ अरे नहीं वो सोचा बेचारे है। जानते नहीं है आप। देखिए, सच्चाई है उत्तर प्रदेश की कि जितने कुल वोट है उसमें तो आधे हमारे पास है, आधे में 4-5 विपक्षी दल बांटेंगे। उस बंटवारे के बाद जो सीटें आएंगी उसमें 3/4 ज्यादा हमारे पास आएंगी, 1/4 से कम में सब लोग बांटेंगे। अच्छा, सब बांट ले रहे हो, मुझे मुद्दा तो बता दो कि जनता के बीच किन मुद्दों पे जाओगे? दूसरे मुद्दों की जहाँ तक बात है, देखिए जनता के बीच हमारे केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस, राज्य सरकार के परफॉर्मेंस और पिछली सरकारों ने कैसा काम किया था उसकी तुलना में हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया। चाहे बिजली की बात है, आज गांव-गांव में आप कहीं चले जाइए तो 18 घंटे से ज़्यादा गाँव में बिजली मिल रही है। जिला मुख्यालय उसके ऊपर ज़्यादातर शहरों के लिए बिजली 24 घंटे की व्यवस्था है। सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। मुझे लगता है आप सिर्फ अपने गांव की बात कर रहे हो। पूरे भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, और कई एक्सप्रेसवे, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा हो। एक सेकंड रुक जाए, पांडे जी को उनकी बात खत्म करने। और इसके अलावा मलिक साहब ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया। सरकारों में सरकारें प्लान्ड वे में जो करप्शन करती थी, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करप्शन पर रोक लगाया है। बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई हैं, और नौकरियों में पिछली सरकारों में क्यों तिलमिलाई हुई है? आज इतना मैं इनका समझ नहीं पा रहा हूँ। इनकी तिलमिलाहट का कारण क्या है पांडे जी? नौकरियां निष्पक्ष आप इसका खुलासा करिए। तरीके से नौकरियां दी गई हैं। पांडे जी खुलासा करिए, ये लोग क्यों तिलमिलाए हुए हैं? कौन लोग? करना चाहिए। नहीं, देखिए, इनके हाथ से सत्ता छिन गई और आगे सत्ता आती दिख नहीं रही है, तो ये लोग परेशान हैं। और आगे भविष्य में भी जैसा दिख रहा है, जिस तरह से गुजरात में हुआ, 2002 से लगातार भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में 2017 से शुरू हुआ है। ऑलराइट, मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। जूही सिंह जी, पांडे जी कह रहे सब ठीक चल रहा है, आप क्यों परेशान हैं? गांव में तो बिजली भी आ रही है। ब्रिजेश जी, कहाँ बिजली आ रही है? अभी परसों बाराबंकी में 4 घंटे का पावर कट, लखनऊ में अक्सर प्रोग्राम में बिजली चली जाती। इनके घर में ये बिजली विभाग में होंगे तो आती होगी, बल्कि जो मीटर में घोटाला है और जो टेंडर इन्होंने फ्लोट किया उस पर हमने सवाल उठाया है। प्लीज पांडे जी, बीच में ना ज्यादा आ रहा है कि 1 मिनट सुन लीजिए सर। अरे भाई सुन लीजिए, मैंने रोक दिया, आप बोले मैडम, सुन लीजिए। गाँव में आप FIR लिखवा रहे हैं लोगों के ऊपर जी, गांव में लोगों पर ये FIR लिखवा रहे हैं जब वो लोग जाते हैं कि हमारा बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। तो थोड़ा देखिए, 1 मेगावाट बिजली आपने उत्पादन का संयंत्र लगाया उत्तर प्रदेश में? नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के कामों पे ही फीता काट रहे हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर इतना मासूम नहीं है।
ये कहना कि विपक्ष बिखरा हुआ है आपकी अपनी सहूलियत के लिए अच्छा होगा, लेकिन हम मजबूती से लड़ रहे हैं और मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं चला मैडम, कागज में सब बांट लिया, 3/4 सीटें ट्विटर पर डाला था। पांडे जी ने अपने पास रख ली, आपको पता है? भाई पांडे जी बिजली विभाग में रहे, इस तरह का आकलन करते और मलिक जी बता रहे हैं लेकिन वो कि व्यक्ति जो नेपाल पांडे भाग जी गया बहुत था, सीधे जिसका साधे। ट्वीट जो है जी ऑलराइट, एमएच खान नहीं, साहब, उनकी भी बात में देखिए कहूंगी 3/4 कि तो बड़ा पांडे जी ने हिस्सा अपने पास रख ली सीटें, जी 1/4 में सब लोग। अब बताओ 1/4 में कितना चाहिए आपको? देखिए ये बिल्कुल बात मिश्रा जी एकदम सही उन्होंने कहा कि हमारे पास मुद्दों का जवाब देने का कोई हमारे पास सवाल ही जवाब ही नहीं है। तो हम ये कह दें कि ये विपक्ष बिखरा हुआ है, इतने सीट बांट दिया, इतने पा गए। अरे जब जाओगे गांव में, अभी आप उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके विधायक गए हैं, कुर्ते फाड़ दिए गए हैं, पता है आपको? बैठ के यहाँ पे आप देख रहे हो। आप लखनऊ में, मैं रहता हूँ, लखनऊ में बिजली 1 घंटा 2 घंटा हर मिनट कटती रहती है। कहाँ गांव में बिजली कहाँ आ रही है? मेरा घर गांव में भी है, गांव में भी बिजली नहीं आती है। और बिल कितना आ जाता है? बिना बिजली के जलाए हुए बिल आ जाता है 70,000 80,000 रुपया। कौन उसका जिम्मेदार है? यह जवाब देना पड़ेगा ना। आप चलिए, हम कहते हैं बहुत दूर मत जाइए, पश्चिमी, आप कह रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी विधानसभा में मैं घूमता हूं। आप चलिए सुषमा हॉस्पिटल से लेकर के अब मुंशी पुलिया तक चलिए। पांडे जी मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, अगर गड्ढों से भरी सड़क ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तय कर लीजिए, क्या जिस बात दिन कर चलना रहे चलते हैं हैं? साथ में। गड्ढे अरे कल ही चले जाओ दोनों लोग, कैमरा हम भेजेंगे। अब आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। कैमरा भेजेंगे, आप दोनों लोग जाओ। नहीं बिल्कुल भेजिए साहब, मैं तैयार हूँ। बताओ पांडे जी कितने बजे कहाँ मिलोगे? आज कल चलेंगे सुषमा। आप पूछो खान साहब इनसे कि जी, कल बिल्कुल। कल कहाँ मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे? बिल्कुल सुषमा, नहीं, कल जब कितने तय करने बजे खान कहाँ साहब, मैं मिलेंगे 24 पांडे घंटे जी तैयार बताइए रहता हूं। आप। जब सुषमा आना चाहे खान हॉस्पिटल साहब के तैयार सामने हूं। खड़े हूंगा मैं। अब वहां से मुंशी पुलिया चलूंगा मैं। कितने बजे खड़े चलिए मिलोगे आप मेरे बताओ? साथ आप। कितने बजे वहां पहुंच जाओगे? जाओगे? तैयार कहाँ हैं, का जब दम किसी है? से मैं अगर किस रात टाइम? 12 अभी बजे टाइम चलना बताओ, चाहे, दोनों 12 लोग बजे के लिए बताओ। मैं तैयार हूँ। दोनों लोग बताओ, मैं कैमरा बताइए भेजूंगा। कितने बजे पहुंचेंगे? बताओ, अब भी बताओ, आज ही हिसाब हो जाए। जब खान साहब आना चाहे हम तैयार हैं। तो यार एक अब टाइम तो तय कर लो। चलो 11 बजे मिलोगे? कर दीजिए 11 बजे, 12 बजे, कब? टाइम। अब खान साहब बुजुर्ग हैं, वो टाइम तो उनको तय करना होगा ना। मतलब क्या देर से पूछ उठते लीजिए, हैं? टाइम पूछ लीजिए। नहीं नहीं, हम तो अब बता रहे हैं, हम तो एक्सप्रेस हमेशा के में लिए चले तैयार जाएं। हैं। देख लीजिए, देख लीजिए। जब चलना चाहे यही हम है, चलें। यही है। गाँव में थोड़े कुछ जाएंगे, है, इनको काम चैनल कुछ पे है नहीं। बैठना है, दफ्तर में बातें बैठना है। कुछ है, काम कुछ अरे है नहीं। नियोग भवन वाली गली में ही घूम लिया जाए, वो तो और नजदीक है। कमाल है। नहीं पांडे, बताइए भाई पांडे जी, टाइम बताइए। चलिए, जब चलिए, कहें हम तो सही, 24 घंटे के लिए तो सही। तैयार हैं। बताइए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, जब चलना चाहे, मैं तो कहा 24 घंटे के लिए हम तैयार हैं। एक चौराहे तक चलिए, मुंशी पुलिया छोड़ दीजिए। सुषमा हॉस्पिटल से एक चौराहे तक चलिए आप। अरे जहां कहें बस वहां उतना ही चलने हम को तैयार करना हूं मैं। चाहते हैं आपको। क्या बात कर रहे हैं? सारे प्रदेश की अरे हालत जहाँ खराब का करके बता रखी है दीजिए आपने। ना। खाली हिंदू मुसलमान मैं तो पूरे प्रदेश में चलने को तैयार हूँ। पूरे प्रदेश को मैं इनको भ्रमण करा दूंगा खान साहब को। बिजली का दाम मैं इतना पूरे बढ़ा प्रदेश दिया को आपने भ्रमण कि करा लोग दूंगा। आत्महत्या बिजली पर कर भी रहे हैं। बात हो जाएगी, सड़क पर भी बात हो सबसे जाएगी, महंगी बिजली उत्तर किसानों की जो प्रदेश में सुविधाएं है। हैं उस पर बात हो जाएगी, और गन्ना मूल्य के अभी तो भुगतान एक पर जगह बात हो जाने की जाएगी। जगह आप और लोग तमाम पत्रकार भ्रमण कर रहे हैं, उनके पास जो रिपोर्ट आ रही है, ये पूरे भारत की, पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आ रही है। तमाम पत्रकार भाई, मैं भ्रमण कह कर रहा रहे हूं, हैं। चलिए ना आप, मैं चलिए तय करता हूँ। चलिए नहीं आप पूरे प्रदेश में से चलिए और पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आ जाएगी। और गन्ना मूल्य भुगतान जो आप चर्चा कर रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी कि गन्ना मूल्य भुगतान जितना अभी हुआ है इतना भुगतान कभी नहीं हुआ था आजकल इससे पहले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कितने एक्सप्रेसवे? नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे और भी है उसके साथ। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, गंगा अरे एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगी, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, चालू हो जाएगी खान साहब। निश्चित रूप से चालू होगा। देखिए गंगा 5 साल से तो चालू नहीं कर पाए हो। अरे चलने में टाइम लगता है, एक दिन कितना टाइम लगता है? जूही सिंह की सरकार ने 2.5 साल में चला दिया था। नहीं, जूही सिंह सरकार ने क्या क्या किया ये तो सब जानते हैं। देखिए, अब इनके गंगा क्या धारा सब लोग एक्सप्रेस जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जूही सिंह सरकार, इसीलिए जनता ने इनको 250 सीटों से 50 के नीचे ला दिया। कितना अच्छा काम जूही सिंह जी की सरकार ने किया था कि 250 सीटों से 50 के नीचे आ गई थी। तो आज खान साहब के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो पांडे अरे जी। खान साहब सवाल जवाब मैंने दे दिया।
कि मैं पूरे प्रदेश में टाइम भ्रमण बताओ के उनको, लिए कब तैयार हूं। मिलोगे? हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आज खान साहब गले पकड़ के लटक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है, काम कर रही है और जनता उसको सपोर्ट कर रही है। राइट, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, ये देखिए फिर बहानेबाजी इनकी। थैंक यू। बहानेबाजी चल रही इनकी। अब ठीक है, आप समझ गए। अब थोड़ा तो जगह दो, निकलने का जगह रास्ता तो दोगे। निकलने नहीं, मैं तो कि कहीं भी दबोच लोगे। थोड़ा रास्ता खान साहब दो उनको निकलने का। आपने तो चौहद्दी बना के घेर लिया उनको। कहीं रास्ता दोगे निकलने का कि नहीं दोगे? ओके, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, आप मुझे बताइए कि चुनाव किन मुद्दों के आधार पर होगा और बीजेपी की उपलब्धियां और नाकामियां क्या हैं आपकी नजर में? देखिए ब्रजेश जी, और कितने एक्सप्रेसवे की बात पांडे जी ने कही? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव होगा जो इन्होंने 2017 में डबल इंजन की सरकार के साथ लोक संकल्प पत्र में वादा किया था। इन्होंने महंगाई की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, गन्ना किसानों के बकाये की बात की थी, महिला अत्याचारों की बात की थी। वो तमाम मुद्दे इस चुनाव में आएंगे। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई की बात कर लीजिए। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज से शुरू कीजिए, जहां 100 से ज़्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के पहले मर गए थे और कोरोना में 9 लाख से, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से 9 लाख लोग मारे गए थे। पांडे जी, कोरोना की डेथ ऑडिट सरकार ने नहीं कराई। ये अगर कराते तो हो इनके सकता पास है तो आप ये आंकड़े 9 लाख नहीं बता रहे हैं, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी ने भी गांव-गांव अपने लोगों को भेजकर एक सर्वे कराया है कि कितने लोग मारे गए हैं। आपने कोरोना के नाम पर जो किया वो पूरे प्रदेश और देश ने देखा है। महंगाई पर, रोजगार मांगते युवाओं पर सरकार की लाठियां, गोलियां, गालियां और जेल खाते हम सबने देखा है। गन्ना किसानों के अपने राज्यों को कह रहे नहीं बता रहे हो जी, कह रहे अपने राज्यों को नहीं बता रहे हो। अरे हम अपने, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। आईआईटी कानपुर किसने बनाया? एमएलएनआर मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? तमाम हाईवे, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में किसने बनाया? तमाम विश्वविद्यालय, चाहे वो मेरठ विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, झांसी विश्वविद्यालय की बात करिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया। जितने भी कुटीर उद्योग, मुरादाबाद से लेके पीतल उद्योग, अगर आपने इतना अच्छा काम किया, जनता ने आपको नकारा, क्यों? आपको ये भी सोचना चाहिए कर लें, भदोही का कालीन उद्योग की बात कर लें, ये आपने क्या किया? हमने गन्ना की चीजें लगाई, आपको इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी लगाए आपने बंद कर दिया। हमने कानपुर को चमड़ों का शहर बनाया, हमने कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान बनाया। आपने कानपुर के चमड़ा व्यापार और उसके उद्योग। थैंक यू। एक सेकंड रुकिएगा, रुकिए। आप पूछेंगे हमने केपी दीपक मिश्रा जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये सब कोशिशें हो रही हैं? उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। थैंक यू। ऑल राइट पांडे जी, दीपक जी, विजय जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? बिल्कुल, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज वो खबर जो खबर भी नहीं उसे प्लान करेगी और इस तरीके से फैलाएगी जैसे वही है। अब जैसे ये छेड़ते हैं राष्ट्रवाद, चलिए हम मानते हैं राष्ट्रवाद, हिंदी हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक है। यूएनओ में क्या भारत उसको 100% के स्थान अब आप कहाँ जापान से यूएनओ मैं चले बता रहा हूँ गए? ना आप एक एक सवालों को देखिए। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज जब इनकी सरकार थी तो 22,000 कुछ रुपए थी, आज यह 47,000 कुछ रुपए है। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? नीति आयोग की रिपोर्ट जिसमें उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है, क्या इससे अब अगर हमारे भाजपा प्रवक्ता नीति आयोग पर सवाल खड़ेंगे तो अपने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो प्रसपा कार्यालय से जारी कोई प्रतिवेदन नहीं है, वह एक अधिकृत वक्तव्य है जिसे कोई इंकार नहीं कर सकता। उससे इंकार करना संविधान से इंकार करना है। अब मैं संघ और भाजपा का तो हूं नहीं जो दूसरे को देशद्रोही कह दूं, ये सब परंपरा हमारी नहीं रही है। हम मानते हैं ये भी देशभक्त, हम भी देशभक्त, हम भी लड़ाई लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र के सवालों पर, समाज के सवालों पर ये राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता में बदलकर इस तरीके से। केपी मलिक साहब, आपकी फाइनल ओपिनियन, 22 की तैयारी में कौन कहां खड़ा है? केपी मलिक जी। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से चुनाव की तैयारी हो गई है, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत बड़ा इवेंट बना देती है। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपकी डिबेट में भी तमाम विपक्षी दलों में कोई भी एक बात ऐसी निकल के नहीं आई कि जिस पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठे हों।
यहीं आपस में मतभेद है। उन्होंने अपनी बात करी, बहन कुमारी मायावती ने ये किया था, समाजवादी पार्टी की तो लोग अपनी ही तो बात करेंगे और किसकी बात अखिलेश जी करेंगे? ने ये किया था। तो कहीं न ये तो यूही सिंह से उम्मीद न करिए कि वो बताएं कि मायावती की उपलब्धि क्या थी, या उमा शंकर पांडे ये तो कहेंगे नहीं कि अखिलेश यादव ने अच्छा किया। आर्गुमेंट है कि विपक्ष ने क्या बात नहीं, किया। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष का सामूहिक एजेंडा क्या होगा, इस पे कोई चर्चा क्या कह रहे हैं खान साहब? चाहिए, इस पे कोई सहमति बनानी चाहिए। खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ब्रजेश मिश्रा जैसे निष्पक्ष पत्रकार बन नहीं, मलिक साहब निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसी बात मिश्रा जैसे नहीं, मलिक साहब निष्पक्ष नहीं। खान साहब आपको कोई नहीं कुछ नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आलू जलूल बातें कर रहे हैं, इनका कोई नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम अपनी बात नहीं करेंगे। आप अरे बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मिश्रा जी, आप ऐसी बात, खान साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही मिश्रा जी, जब खान मेरा साहब नाम ऐसी आप बात ना करें। पूछेंगे तो मैं अपना ही तो नाम खान साहब ऐसी बातें ना करें। मलिक साहब बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं। नहीं आप बताइए, मैं ये कहूंगा क्या? मैं ये कहूंगा अच्छा, क्या? उनको बात तो रख लेने दें। इमेज खान नहीं, जूही सिंह है। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। आप अपनी पार्टी में जो आपको काम गुस्सा हो रहा है, किया, उनको मैं बात उसको तो गिनाऊंगा कंप्लीट कि कर नहीं लेने दो। गिनाऊंगा? ओके, क्यों नहीं गिनाऊंगा? मलिक साहब बोलिए प्लीज। खान साहब एक सेकंड, नहीं आप देखिए, आपकी आपत्ति नोट कर लीजिए, उनको बोलने तो दो, आप डिबेट जताती उनको है। बोलने तो दो। देखिए, मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष में आपस में कोई सहमति यहां बनती नहीं दिख रही है, पूरे चुनाव में भी विपक्ष ऐसे ही बिखरा रहेगा और उसका कहीं न कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तमाम मुद्दे जिस प्रकार से यहाँ उठाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ही नहीं है। पांडे जी देखिए, पत्रकार नहीं बोल पा रहे हैं लोग। और मलिक साहब को गलत फहमी, इन्होंने मारने पीटने जांच थैंक यू, शुक्रिया, टाइम यार, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद, ओवर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अरे क्यों मलिक साहब पर टूट पड़े? बेचारे बड़े समझदार पत्रकार हैं, बड़े बुजुर्ग सम्मानित पत्रकार हैं, आप लोग तो इकट्ठे मिलकर टूट पड़े उनके ऊपर, बोलने भी नहीं दिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने। नमस्कार।